हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के सेकंड यूनिट में आगे बढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स, जिसका चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। चलिए, काइनेमेटिक्स का मीनिंग मैं एक बार आपको बता देता हूँ। काइनेमेटिक्स क्या है? फिजिक्स की वो ब्रांच है जो मोशन को स्टडी करती है। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन। एक और ब्रांच भी होती है जिसे हम डायनामिक्स बोलते हैं, बट डायनामिक्स में भी मोशन स्टडी करते हैं। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? एक्चुअली काइनेमेटिक्स में हम मोशन तो स्टडी करते हैं, बट मोशन के जो कॉज हैं, कारण जो है, उनको स्टडी नहीं करते, यानी उनको इंपॉर्टेंस नहीं देते। बट डायनामिक्स जो होगा उसमें हम मोशन के कॉज को भी स्टडी करेंगे, यानी उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस या नेट फोर्सेस और उनके कॉन्सिक्वेंसेस को भी हम स्टडी करेंगे। तो डायनामिक्स की जब हम बात करेंगे दैट विल बी चैप्टर 5, वो चैप्टर 5 होगा। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 दोनों ही हमारे पास काइनेमेटिक्स हैं, जिसमें हम चैप्टर 3 में मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, चैप्टर 4 में मोशन इन ए प्लेन स्टडी करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज के कुछ टॉपिक्स आप यहाँ लिखे हुए देख रहे हैं। सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फिर पाथ लेंथ यानी डिस्टेंस, एंड देयर आफ्टर डिस्प्लेसमेंट। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में एक्चुअली मैं कल आपको जानकारी दे चुका हूं, बट आपको ये नहीं बताया कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। कल हमने स्टडी किया था एक सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में, जिसमें हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस थे, एक्स, वाई एंड जेड। एक बात मैं और बहुत जरूरी आपको बता दूं कि यहाँ पर जो एक्स, वाई और जेड है वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। एक्स इधर है, वाई ऊपर की तरफ है, तो जेड हमारी तरफ होगा। तो हमारी तरफ बोर्ड पर नहीं बनाया जा सकता, इसलिए हमने इस प्रकार से इसे बनाया है। इन दोनों में, इन तीनों में आपस में जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। ओके फाइन। एक और इंपॉर्टेंट बात, एक्स के एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पर वाई होता है, वाई के एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पर जेड होता है, और जेड के एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पर होता है एक्स। ओके फाइन, ये डेफिनेटली जरूरी है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसे x बोल दें तो इसे y और इसे z नहीं बोल सकते। ये हमारा जो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस है गलत हो जाएगा। तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो सिस्टम है डिसाइड करते हुए, आप x कहीं से भी सपोज करें, यहां से, यहां से, यहां से, आप किसी को भी x मानिए, बट उसका एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री में y होगा और उसके एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री में z होगा। ओके फाइन। और तीनों एक्सिस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये जो हमारा सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसे हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्स, वाई, जेड। फ्रेम मींस एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम कुछ मेजरमेंट्स कर सकें, पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट चेक कर सकें। ऑफ रेफरेंस यानी ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारा जो ऑब्जर्वर है वो सेंटर पर माना जाता है, जहां पर एक्स, वाई और जेड तीनों की जो वैल्यू वो 0 0 0 होती है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स, वाई, जेड 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस है यहाँ। इस पूरे सिस्टम को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। और इसका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट व्हाटएवर, उसकी पोजीशन को चेक करना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इन सभी चीजों को चेक करना। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? इट इज ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इन विच वी कैन मेजर the position, we can find out the position and measure the path length, distance, displacement and velocity of a moving object. Okay, तो ये हमारे पास हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली हमारे पास जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसकी सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन अगर देना चाहूं तो जिसमें न्यूटन्स लॉज, न्यूटन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ लॉज दिए थे मोशन के, न्यूटन्स लॉज जो हैं अगर वो ओबे किए जाते हो, फॉलो किए जाते हो, माने जाते हो, तो वो इनर्शियल फ्रेम होता है। और अगर न्यूटन्स लॉज को ओबे नहीं किया जाता तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो इनर्शियल फ्रेम जिसमें न्यूटन्स लॉज ओबे होते हो, और नॉन इनर्शियल फ्रेम जिसमें न्यूटन्स लॉज ओबे नहीं होते हो। तो ऐसे फ्रेम को हम इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। अब मैं आपको इसका एग्जांपल के साथ अगर बताना चाहूं तो आप और ज्यादा बेटर समझ जाएंगे, या इससे ज्यादा बढ़िया डेफिनेशन अगर मैं आपको बताना चाहूं। ओके फाइन। समटाइम्स क्या होता है, हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो मूविंग हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये रुका हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो। देखिए बच्चों, एक चीज तो आप अपने दिमाग में सेट कर लें कि हमेशा ये जरूरी नहीं होगा
कि हमारे पास दिखाई देने वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको रूम के 3 एक्सिस दिखाए थे, वो विजिबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था जिसमें तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, और हमारा जो रूम है वो फिर हमारा ऑब्जर्वेटरी एरिया हो गया जिसमें हम ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं। बट ऑलवेज इट इज नॉट नेसेसरी कि आप एक सामने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस देख पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इस टाइम मैं आप लोगों के सामने पढ़ा रहा हूं, बोर्ड पर अलग अलग जगह पर कुछ चीजें लिख रहा हूं, जहां जो भी लिख रहा हूं आपकी आईज ऑटोमेटिकली उस चीज को ऑब्जर्व कर रही हैं। इसका मतलब आप ऑब्जर्वर हैं, आप ऑब्जर्वर हैं, आप किसी मेरे मार्कर के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। बट क्या आप उस टाइम किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देख रहे हैं? क्या आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें एक्स वाई और जेड एक्सिस आपको विजिबल है? नो। बट क्या फिर वहां फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है? ऐसा नहीं है, वहां भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस काम कर रहा है, बट वो विजिबल नहीं है। इट मीन्स समटाइम्स सम फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर विजिबल, समटाइम्स दे आर नॉट विजिबल। ये लिखना नहीं है नोट्स में, कहीं आप लिखते हैं नोट्स में कि कुछ विजिबल होते हैं कुछ नॉन विजिबल होते हैं। नो, ऑलवेज देयर इज सम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो ऑब्जर्वर होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सेंटर होता है, जहां पर एक्स वाई जेड 0 0 0 होता है। जैसे कि मान लीजिए हम कहीं बैठे हैं और हमने किसी चलती हुई गाड़ी को देखा, इट मीन्स हम ऑब्जर्वर हैं, हम ऑब्जर्वर हैं और वो गाड़ी हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मूव कर रही है, और वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इमेजिनरी है, हमें इमेजिन करना पड़ेगा, हम अपनी मर्जी से उसमें एक्स वाई जेड किधर भी ले सकते हैं। चलिए, तो दो चीजें हो गई, हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो या तो रेस्ट में हो सकता है या फिर मोशन में हो सकता है। ओके फाइन, अगर रेस्ट में है इट्स ओके। अगर मोशन में है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फिर इसमें दो चीजें फिर पॉसिबल हो सकती हैं। एक हो सकता है कि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूनिफॉर्म मोशन में हो। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने का मतलब है उसका एक्सेलरेशन 0 हो। इसका मतलब है कि उस पर लगने वाले जो नेट फोर्सेज हैं वो 0 है, एफ नेट जो है वो 0 है। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है। यानी कई बार हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, सपोज हम किसी गाड़ी में बैठे हैं और कहीं जा रहे हैं, और हमारे पास में से कोई दूसरी गाड़ी या कोई मोटरसाइकिल, या फिर हम खेतों को देख रहे हैं या खेतों में काम करते हुए किसी इंसान को देख रहे हैं, हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो ऑब्जर्वर हम हैं। अगर हम ऑब्जर्वर हैं तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे साथ साथ चल रहा है, बिकॉज वी आर मूविंग अलोंग विद द कार, सो आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ऑल्सो मूविंग। तो समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग हो, रेस्ट में होना जरूरी नहीं है। बट मूविंग होने में भी फिर दो कंडीशन लगती हैं कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है या चेंजिंग वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन 0 है और नेट फोर्स कितना है? 0। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। रेस्ट वाला जो फ्रेम है वो भी इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि इसमें भी लगने वाला एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों 0 हो गए। ये भी हमारा इनर्शियल फ्रेम है। बट अगर हमारा जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन भी 0 नहीं है, यानी वेलोसिटी या तो बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर एक्सेलरेशन 0 नहीं है तो इसका मतलब उस पर लगने वाले जो नेट फोर्सेज हैं उनका सम भी 0 नहीं है। इसका मतलब उस पर कुछ फोर्सेज लग रहे हैं। तो ऐसे फ्रेम को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। ऐसे फ्रेम को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। तो चलिए, आज आपने सीखा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल, और फिर उनमें क्या डिफरेंस है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल में। इसके एग्जांपल भी मैं आपको बता चुका हूं। सपोज आप एक गाड़ी में चल रहे हैं, गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी से एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो वो इनर्शियल फ्रेम का एग्जांपल है। अगर गाड़ी डायरेक्शन चेंज कर रही है तो वो नॉन इनर्शियल हो जाए, क्योंकि वो एक्सेलरेटेड मोशन है। तो एक्सेलरेटेड जो फ्रेम है उसे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम कहेंगे। इससे ज्यादा डेप्थ में हम तब जाएंगे जब हमें इसकी और जरूरत कहीं पर पड़ेगी। चलिए, अभी के लिए इतना ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, पाथ लेंथ। पाथ लेंथ यानी कितना हम चले। इसके दो चीजें मैं आपको लेकर चलूंगा, एक तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात करेंगे, एक बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के भी हम बात कर सकते हैं। चलिए, सपोज करते हैं कि ये आपका घर है, होम, और ये है आपका स्कूल। आप घर से स्कूल रोज जाते हैं। आजकल के टाइम में तो ऐसा नहीं हो रहा है, बट यूजुअली आपने ऐसा किया है, कई सालों तक किया है। तो आपके घर से स्कूल के लिए जो रास्ता जाता है वो बहुत कम चांस है कि बिल्कुल स्ट्रेट हो। सपोज कि वो ऐसा रास्ता है, और मान लेते हैं कि आपके घर से आपका जो स्कूल है वो 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, 2 किलोमीटर। ओके फाइन, ओके।
अब आप जब जैसे ही घर से निकलते हैं स्कूल जाने के लिए, मान लीजिए कि आपको शक्तिमान मिल जाता है, आजकल शक्तिमान सीरियल भी चल रहा है टीवी पर। चलिए ये सिर्फ मानना है, रियल में आपको शक्तिमान नहीं मिलेंगे, पर अगर मिल गए घर से बाहर के बच्चे कहाँ जा रहे हो, आप बोलेंगे हम स्कूल जा रहे हैं, तो वो कहेंगे चलो मैं आपको स्कूल छोड़ देता हूँ। तो जब शक्तिमान आपको स्कूल छोड़ेंगे तो वो बिल्कुल सीधा जाएंगे, स्ट्रेट जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस रास्ते से होकर नहीं जाएंगे, क्योंकि इस रास्ते से तो गंगाधर आपके साथ जा सकते हैं। चलिए जो शक्तिमान है वो आपको इस रास्ते से स्कूल लेकर जाएंगे, और ये रास्ता मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर पड़ा। तो ये तो था आपका पाथ लेंथ, जो आपका पाथ था उसकी लेंथ, जिसे हम बोलते हैं डिस्टेंस। और ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, छोटे से छोटा डिस्टेंस। और जब शॉर्टेस्ट की बात करेंगे तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस इज नथिंग एल्स देन द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट वास्तव में जिस पाथ को ओबे करता है, जिसे ट्रेवल करता है, उसकी लेंथ को हम डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट होता है कि वो शुरू कहां से हुआ, रुका कहां पर, उन दोनों के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, नो मैटर कि वो कहां से गया। मान लीजिए कि मैं यहां से चला और एक सर्कल से होते हुए यहां पर आ गया, हाफ सर्कल मैंने किया कंप्लीट। तो आप वास्तव में तो इधर से चले, तो ये तो आपका डिस्टेंस है। टोटल सर्कल का लेंथ होता है 2 पाई आर, तो आधे सर्कल का लेंथ हो गया पाई आर, अगर ये रेडियस आर है तो। ओके फाइन। लेकिन आप शुरू कहां से हुए? यहां से इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, और इन दोनों के बीच का सीधा डिस्टेंस, स्ट्रेट डिस्टेंस ये है। तो आर एंड आर 2r, तो ये आपके पास हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। ओके फाइन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लीजिए आप इसी कोऑर्डिनेट एक्सिस की अगर हम बात करें, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप यहां से चले और यहां आ गए, एक सर्कल में मूव हुए। अगर आप एक सर्कल में चले तो आप टोटल पाथ लेंथ आपके पास कितना है? 2 पाई आर। तो ये तो आपके पास हो गया डिस्टेंस या पाथ लेंथ। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? आपका इनिशियल पॉइंट यहां पर है, फाइनल पॉइंट भी यहां पर है। इसका मतलब आप जहां से चले वहीं पहुंच गए, तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ? 0। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है आप नेट कितना चले, इनिशियल से फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आप चले, तो ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके फाइन। अब मैं थोड़ा और एक एग्जांपल लेके आपको अगर समझाना चाहूं, तो अगर ये हमारी डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ओके फाइन, आप जो है वो एक सेमी सर्कल में चले, आधे सर्कल में चले, वेस्ट से यहां पहुंच गए आप। आपकी जो इनिशियल पोजीशन है वो सेंटर से वेस्ट डायरेक्शन में है। मान लीजिए कि आप सेंटर से वेस्ट डायरेक्शन में एक 1/पाई किलोमीटर डिस्टेंस पर है। 1/पाई किलोमीटर डिस्टेंस, पाई की वैल्यू 3.14 है, एक को आप 3.14 से भाग करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। या फिर आप इसको मीटर में स्टडी करें तो 1000 को 3.14 यानी 300 कुछ मीटर डिस्टेंस पर आप इधर है। ओके फाइन। 1/पाई। तो आप टोटल डिस्टेंस कितना चले? व्हाट इज योर डिस्टेंस? दैट इज पाई आर। और आर हमारा जो रेडियस है वो है 1/पाई, तो ये हमारे पास हो गया 1 किलोमीटर डिस्टेंस। आप आर की वैल्यू जो 1/पाई रखेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1 किलोमीटर आप चले दिस वे। अब आप पहुंचे कहां? ध्यान दीजिए, आप पहले यहां थे और फिर यहां है। इसका मतलब आप अपनी इनिशियल पोजीशन से ठीक ईस्ट डायरेक्शन में चले। ओके फाइन। और कितना फाइनल आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? तो आर और आर यानी 1/पाई और 1/पाई, एक्चुअल में आप चले 2/पाई, इस डायरेक्शन में आप 2/पाई चले। ओके फाइन। अगर ऐसा करने में आपको 20 मिनट्स लगे हो, आपको यहां से यहां आने में अगर 20 मिनट्स लगे हो, तो आप 1000 मीटर चले 20 मिनट में। 20 मिनट में तो आप 1 मिनट में कितना चले? 50 मीटर्स। 50 मीटर्स पर मिनट।
इसका मतलब 1 मिनट के बाद आप कुछ 50 मीटर इधर थे। एक्चुअली ये आपकी 1 मिनट के बाद की मैंने पोजीशन मान ली 50 मीटर्स, बट अगर इसका डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो वो ये है, यहां पर है। आप टोटल आप चले 2/π कितने टाइम में, 20 मिनट्स में। तो आप 1 मिनट में कितना चले, 2/π/20, यानी आप चले 1/10π, इतना मीटर चले। तो ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ये आपका आ गया 1/10π। फाइन और नॉट। सिमिलरली अगर आप यहां की बात करें तो ये जो टोटल डिस्टेंस है आपका आधा किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली हाफ है, और ये हमारा कितना हो जाएगा 1/π। तो आप जितने टाइम में इधर आधा किलोमीटर डिस्टेंस चले उतने ही टाइम में आप ईस्ट की डायरेक्शन में 2/π डिस्टेंस के 1/π डिस्टेंस चले। तो ये मीनिंग है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। यानी डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तब हम डायरेक्शन मेंशन कर रहे हैं कि आप ईस्ट की डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेस हो गए। आप एक्चुअल पोजीशन आपकी ये नहीं है, दिस इज नॉट योर एक्चुअल पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट है आपका। ओके फाइन, लाइक दिस इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आपने देखा कि जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तब हम डायरेक्शन की बात करते हैं, और जब डिस्टेंस की बात करते हैं तो डायरेक्शन की बात नहीं करते। तो इसलिए डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसका सिर्फ वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है। एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो है ही, इसकी डायरेक्शन भी होती है। ओके, ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया। इससे नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो आपने देखा कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा रहा है। हमने जो जो भी एग्जांपल लिए उसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा रहा है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हम यहां से चले, मान लीजिए हमारा घर है, ये स्कूल है और ये स्ट्रेट है, सीधे रास्ते पर है 1 किलोमीटर पर। तो बताइए डिस्टेंस कितना हुआ, 1 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 1 किलोमीटर। इसका मतलब हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो बराबर भी हो सकता है। बराबर कब होंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन में। और डिस्टेंस ज्यादा कब होगा, जो कि स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होगा, कर्व्ड होगा या इररेगुलर टाइप का मोशन होगा, एसिमेट्रिक पाथ होगा। ओके फाइन। तो इट मींस देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज कि जो डिस्टेंस है वो या तो ज्यादा होगा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज आइदर लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। वो आपकी मर्जी है, चाहे डिस्प्लेसमेंट को पहले लिखना है कि डिस्टेंस को पहले लिखना है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास कुछ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड बातें। और इसमें अगला पॉइंट ये है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो भी हो सकता है, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर बॉडी चली है तो डिस्टेंस तो होगा, उसका कुछ पाथ लेंथ तो होगा, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया कि जहां से चले अगर हम वहीं पहुंच जाएं। डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक्स डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहा हूं और नेगेटिव एक्स जो है हमारी नेगेटिव डायरेक्शन है। अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है वो कुछ इधर चला, सपोज वो 1 किलोमीटर इधर चला, फिर उसने यू टर्न लिया और वो 2 किलोमीटर इधर चला, तो बताइए उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, -1 किलोमीटर। यानी हमने जिस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है उसके उल्टी डायरेक्शन में वो 1 किलोमीटर चला गया। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, बट इस केस में हमारा डिस्टेंस कितना हुआ, 1 किलोमीटर पहले वो इधर आया, फिर 2 किलोमीटर उधर गया, तो टोटल डिस्टेंस हो गया हमारे पास 3 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हुआ 3 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट हुआ -1 किलोमीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो स्ट्रेट लाइन मोशन में बराबर होंगे, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो ज्यादा होगा या बराबर होगा। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इस प्रकार से हमने काफी पॉइंट्स यहाँ पर स्टडी किए हैं। आज के इस वीडियो में हम इतना ही स्टडी करेंगे। आई होप कि आपको सीखने के लिए आज काफी कुछ मिला है। आप इस वीडियो को देखते हुए डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पाथ लेंथ, इनकी प्रॉपर्टीज यानी स्केलर, वेक्टर, इनके मैग्नीट्यूड, इन सब के बारे में नोट्स भी बनाएं और इसे स्टडी भी करें। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, जिससे आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आइडिया और ज्यादा बेटर हो जाएगा। आपको हर एक क्वेश्चन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। ओके फाइन। चलिए हमारे पास कोई एक पर्सन मान लीजिए, ABCD कोई भी नाम है उसका, वो 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में चला, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया
लेफ्ट टर्न लेके वो फिर 5 किलोमीटर चला, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया और 5 किलोमीटर चला। बताइए उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है कि कोई एक पर्सन किसी जगह से शुरू करता है, वो एक सेमी सर्कल में चलता है, सेमी सर्कल जिसका जो रेडियस है वो 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर रेडियस के सर्कल में वो आधा सर्कल कंप्लीट करता है, फिर एक लेफ्ट टर्न लेता है और 1 किलोमीटर चलता है, फिर एक लेफ्ट टर्न लेता है और 1 किलोमीटर चलता है, एंड फिर वो लेफ्ट टर्न लेके 1 किलोमीटर चलेगा, देन अगेन टेकन ए लेफ्ट टर्न एंड 1 किलोमीटर, और फिर वो राइट टर्न लेके 1 किलोमीटर चलता है। तो बताइए उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये थोड़ा आपके लिए अजीब सा हो सकता है लगे, मेरे को भी अभी अभी क्वेश्चन बनाया तो ज्यादा फील नहीं कर पाया मैं इस क्वेश्चन के बारे में। काफी इजी है, आप इससे कंफ्यूज ना हो, आप इसे ट्राई करेंगे, इट इज क्वाइट सिंपल। ओके, चलिए एक पर्सन यहां से शुरू करता है, वो साउथ डायरेक्शन में कुछ 2 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है, फिर एक लेफ्ट टर्न लेता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो बताइए कि उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो ये 3 क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस के लिए करने हैं। आप घर पर रहकर अपने नोट्स बनाएं, स्टडी करें, घर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।